बदली हुई नज़र आएंगी। सबसे पहला कि आपको इस तरीके से क्लास नोट्स तो मिल ही रहे थे, ठीक है, इस तरीके के क्लास नोट्स तो आपको मिल ही रहे थे, ठीक है बच्चों। उसके अलावा मेरा स्क्रीन शेयर रुक गया क्या? यस सर। यस हाँ, सर। मीटिंग से बाहर हो गया मैं, ऐसे थोड़े होता है यार। जेई फिजिक्स क्यों लिखा हुआ है ये बताएं। ये इसका इधर लिखा है ना जेई फिजिक्स, कहाँ लिखा है? ये वाला कोर्स, नीट पढ़ो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रंट स्लाइड में जेई की लगा के ले आया, इसका मतलब ये है। और डेट भी चेंज नहीं की देखो, है ना, ये बदल देंगे, कोई बात नहीं। अभी रुक जाओ, इतना गहराई से मत देखो, टेंशन मत लो। सुनो अब तो कुछ चीज़ रूल्स बदलते हुए नजर आएंगे आपको, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड्स एंड पोटेंशियल। ये क्लास नोट्स तो आपको मिलते ही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स इस तरीके से, ये भी मैंने आपको शेयर किए हैं एक दो चैप्टर के, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड पोटेंशियल। तो यहाँ पे इस तरीके के शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आप उनको रिवाइज कर सको चैप्टर को पूरा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 6 पेज में पूरा हो जाएगा इस अगर शॉर्ट नोट से पढ़ोगे। तो शॉर्ट नोट्स में 6 पेज में 3 पेज ये रहे, फिर 3 पेज आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उस सब के हैं, ठीक। तो 6 पेज में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पूरा हमारी क्लासेज में जो लगभग 25 दिन में पूरा होगा अब, है ना, 25 डेज से 30 डे में, 3 से 4 हफ्तों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा होगा अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स प्लानर। वो सारा का सारा अगर आपका 6 पेज में कंडेंस डाउन हो जा रहा है तो अच्छी बात है ना, आप उसको रिवाइज कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ये नोट्स मिलेंगे, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, 2 चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे वो आपको दिखा देता हूँ मैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बार स्क्रीन शेयर मैं अपने लैपटॉप की शेयर करता हूँ, ठीक है। 5 मिनट अच्छे समझ लो ताकि आपको फ़ायदा रहे कि क्या क्या मिलने वाला है, कैसे कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर अभी लैपटॉप से कर देते हैं स्क्रीन शेयर, ठीक। हाँ, दिख रही है स्क्रीन बच्चों? यस सर। यस सर। तो हमने आपके सर। लिए जैसे ये कोर्स प्लानर है, ठीक है, 12th का नीट का, तो इस तरीके से आवरली डिवाइड कर दिया है। तो प्रॉपर टाइम उस टॉपिक को मिलेगा जो आपका हाई वेटेज टॉपिक होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतने सारे टॉपिक्स हैं, अब उसमें से मुझे पता है कि केवल 4 ही टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा आए हैं नीट में। पहला कौन सा? कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और गॉस लॉ। ये 4 टॉपिक है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी सब टॉपिक ये इनमें से पूछे जाने की संख्या कम है, जैसे जिनका सेमी इंपॉर्टेंट लिखा है उनमें से कम क्वेश्चन आते हैं, जो हाईली इंपॉर्टेंट उनसे ज़्यादा आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने टाइम डिवाइड कर दिया। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी चैप्टर के साथ मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आज ये क्लास की नोट्स होंगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर अगर आप बोलोगे तो एक पीडीएफ बना दी जाएगी कि इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पहले से ही पता रहे कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा आपको उसके अलावा आपको देखो क्या मिलेगा। क्लास 12th आ गया, फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डीपीपीज नीट, ठीक है। आप नीट के बच्चे हो तो आपको ये मिलेंगे, देखो यहाँ पे चैप्टर टॉपिक वाइज डीपीपीज आपके लिए रेडी कराई गई हैं। तो जैसे मान लो अगर हम आज इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डीपीपी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्वेश्चंस आपको, टॉपिक इसका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेटिंग, इसमें ये चार्ज की ही लग रही है। चलो इसमें ऐसा होगा कि एक होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की लग रही है मुझे तो, है ना। तो इसमें जैसे आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, ये आपको टारगेट करेंगे कि ये क्लास में हो जाए, है ना। 5 क्वेश्चन है तो 5 के 5 क्वेश्चन हम क्लास में कर लें। और कुछ आपको होमवर्क, ये डीपीपीज के 2 पार्ट हैं, एक आपका हो गया क्लास वर्क वाला, एक होमवर्क का हो गया। तो डिपेंड करेगा कि अगर हम क्लास में नहीं कर पाए
तो आप होमवर्क में करके आएंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे मान लो 5 क्वेश्चन तो ये हो गए बच्चे जो एज ए क्लास वर्क हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। उसके अलावा इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, ये उन सब स्लाइड्स का सॉल्यूशन है, विद सॉल्यूशन आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ होगा होमवर्क वाला पार्ट। तो होमवर्क वाले में जैसे मान लो ये चार्ज का पहला टॉपिक है, तो इसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन है ना, 5 से ज़्यादा मिलेंगे बट 10 से कम। तो जैसे 8 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क मिल गए। तो ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं ये क्वेश्चन आपके बेस्ड अपॉन प्रीवियस पेपर्स, बेस्ड अपॉन हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, उस तरीके से हमने सेलेक्ट करे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको देखो, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास में पढ़ने में लगेगा लगभग 1 महीना, ठीक। 1 महीने में आपको कितने कितने पीडीएफ है बच्चे, ये काउंट करके बताओ कितने पीडीएफ है? 8 है। और 8 पीडीएफ में 10 से कम क्वेश्चन ही है हर एक में। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? लेस देन 80, है ना, 80 से कम हो गए, ठीक है। और सिमिलरली आपके होमवर्क क्लास वर्क के 8 थी तो इनमें 5-5 लगा लो, तो 80 से कम वो और 40 ये, कितने क्वेश्चन हो गए बच्चे? लगभग 100-110 क्वेश्चन हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बच्चा ये 100 से 110 क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ यही क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या आप इनको कर सकते हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए फिर? Yes, sir. करने चाहिए Yes, ना? sir. Yes, sir. तो क्यों करने चाहिए? क्योंकि ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस बहुत हाई वेटेज टॉपिक्स को सेलेक्ट करके बनाए गए हैं, ठीक है। अब आपको वो डेटा भी अगर चाहो कि सर कैसे सिलेक्शन किया है, कैसे आपने वो करा है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो अभी देखते हैं कौन सी शीट में पड़ा हुआ है ना, अभी आपको बता देते हैं बच्चे वो कौन सी में है। वो ये रहा, देखो, ठीक है। ये आपका डेटा नीट का है, यूनिट एंड डायमेंशन से पिछले 5 साल में 24 क्वेश्चन आए हैं, ठीक। इस तरीके से आपके सारे चैप्टर्स डिवाइड करे गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस आस्क्ड इन लास्ट 5 ईयर्स इन नीट, ठीक है। तो लास्ट 5 साल में जो क्वेश्चन पेपर है सबका हिसाब किताब लगा के अगर आप देखोगे तो इतने ही क्वेश्चन आए हैं, यूनिट डायमेंशन से 24। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ढूंढो इसमें कहाँ पे है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सिलेबस जो है ये 11th का है, 12th का डेटा इधर अभी लिखा नहीं हुआ। तो 11th में अगर देखा जाए तो इस तरीके से है। अभी 12th का डेटा भी आपको दिखा देते हैं, रुको इसके लिए एक बार मैं स्क्रीन शेयर रोकता हूँ, ढूंढ के फिर आपको दिखाते हैं। तो जो अभी मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अप्रोच इस तरीके से रखी गई है कि फाइनली जो एग्ज़ाम आएगा उसमें क्या आएगा, पेपर में क्या एक्सपेक्टेड है ना, उन सबको पहले ही मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों पे पहले फोकस किया गया है ना। लेकिन अब आपको इन चीज़ों को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे? क्लास नोट्स को रिवाइज करने के लिए क्लास को, रिवीजन की जो शीट है ना, जो शॉर्ट नोट्स है उनको, चैप्टर को दोबारा रिकैप्चुलेट रिवाइज करने के लिए, और थर्डली क्वेश्चंस उनको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा भी और बताऊंगा आपको कि हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। अभी आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कितने बच्चे हैं जो और कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं? हैंड रेज एक बार करना। अपार्ट फ्रॉम अवंती कितने बच्चे और कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं? जेन्युइनली बताओ कि और कहीं और से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार बताएं। हैंड रेज कर लो। कोचिंग कहीं और से ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना जायज़ है। एक बार हैंड रेज कर लो ताकि आपको आइडिया, मेरे को आइडिया लग जाए, है ना। देखो अब, ओके, जो डेटा मैं आपको दिखाना चाहता था ना कि आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करी गई है इस चीज़ के लिए, ताकि आइडिया लग जाए आपको भी, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है फिर से बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. कहाँ गया रे, अभी तो खोला था। देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर, ठीक, ये जेई का हो गया आपका लेफ्ट साइड में, ये नीट का एनालिसिस है। 2017 से 2023 के पेपर में
एक चैप्टर से कितने, कौन से चैप्टर से कितने आए और कौन से टॉपिक से आए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी से आया कि डायमेंशन से आया कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एरर से, किससे आया, कौन सा क्वेश्चन आया, कितने आए, ठीक है। इसके बेसिस पे आपके टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया गया है। सिमिलरली अगर आप 12th में जाते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थर्मोडायनेमिक्स आ गया, ये गया, ये रहा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज से क्वेश्चन आया नहीं आया, पर क्या पढ़ना जरूरी है? यस, क्योंकि चार्ज के बिना कुछ होगा ही नहीं। कूलम्स लॉ से आए क्वेश्चंस, देखो ये आए हुए। फिर आया इलेक्ट्रिक फील्ड से आया हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से आए हुए हैं, 8 क्वेश्चन देख लो ये आए हुए, ठीक। उसके बाद किससे आया है? इलेक्ट्रिक डायपोल से आया है। तो ये टॉपिक लिस्ट में आपको दे दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आया है। तो ये जो टॉपिक हैं देखो, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आपको लिस्ट दे दूंगा मैं पहले ही कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो तो है ही, उसके अलावा भी आ सकता है पेपर, बट बेस्ड अपॉन रीसेंट ट्रेंड्स तो जो है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये देखो पूरा आपके लिए किया हुआ है, तो इसी ऐसा डेटा आपको मिल जाएगा। हाँ, अब हैंड रेज करो जो बच्चे अपार्ट फ्रॉम अवंती कोचिंग पढ़ रहे हैं, हैंड रेज करो बच्चे। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक बार हैंड रेज करो। 6 बच्चों ने ही खाली लिया हुआ है, बाकी सब लोग, बाकी सब लोग Yes. अवंती से पढ़, है ना, बाकी अवंती से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अवंती से अलावा कहीं से पढ़ रहे हैं तो उनके पास एक चैलेंज आएगा बच्चों कि क्वेश्चंस या वर्कशीट या ये सब डेटा कहाँ से यूज़ किया जाए, है ना, विच डेटा शुड बी यूज्ड। तो इसलिए जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाई, है ना, उन क्वेश्चंस को उन्हीं को कर लो बस, है ना। या फिर वर्कशीट अगर कहीं और की करो, एक जगह एक चीज़ को फॉलो करो और थ्रू आउट उसी को करो, है ना। इधर इधर जंपिंग जंपिंग नहीं करना कि कभी अवंती का स्टार्ट कर दिया, कभी उसका स्टार्ट कर दिया, फिर कभी अवंती का कर दिया, है ना। तो केवल एक सोर्स को फॉलो करो। आप बच्चों की लाइफ में एक दिक्कत है अभी कि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना। बहुत सारे सोर्सेज होने का मतलब फ़ायदा भी है बट नुकसान भी है। आप कहीं ना कहीं मिसगाइड या मिसलीड भी हो सकते हो। आप उतनी मेहनत कर लोगे जितनी रिक्वायर्ड भी नहीं है ना, या उतना उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाते मिलोगे जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्या करना है, या तो अवंती वाले नोट्स को पकड़ो, उससे पढ़ाई स्टार्ट करो, या फिर जहाँ से आप फॉलो करो उससे पढ़ो और पेपर एग्जाम भी दो, क्लास भी अटेंड करो, है ना। एक सोर्स रखो अपना, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। बाकी जो हमारे साथ हैं, टोटली हमारे साथ है, तो हाँ, जो हमारे साथ हैं टोटली वो हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है। यार ये मेरा टैब भी डिस्कनेक्ट हो गया है, क्या चक्कर है। तो ज्वाइन करने में आज इतना इशू आया स्टार्टिंग में, कुछ तो दिक्कत है आज, कुछ तो दिक्कत है। देखो थम्स अप करे जा रहे हैं वो, धर्मेंद्र को पता नहीं क्या हो गया है। सिद्रा बोल रही है कि अवंती का अच्छे से समझ आता है और नोट्स में, हाँ तो बढ़िया है, ये बेहतरीन है बच्चों। एक एक जगह से पढ़ो, नोट्स अच्छे से बनाओ और पढ़ाई करो बढ़िया से। ये बार बार आने लग गया यार इशू, मुझे लगता है मेरे राउटर में दिक्कत है फिर इसका मतलब। देखते हैं इसको, आज कंप्लेंट कर देंगे इसकी क्लास के बाद। सर कल बायो की क्लास में भी ऐसे ही हो रहा था। बेटा गर्मी हो गई ना, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई इसलिए हो रहा है ये सब।
मैं सफारी ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, ब्राउज़र का दिक्कत नहीं है, ये राउटर रिबूट होता है आई थिंक बार बार, है ना, उसका दिक्कत है, कोई बात नहीं। चलो, अब मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना, मेरे बारे में तो मोस्ट जानते ही है ना, पढ़ ही रहे हो तो मेरे बारे में तो जानते ही हो। हाँ, थोड़ा देख लो फिर से, कहाँ गया, ठीक है। तो आपको पढ़ाने से पहले LNT में काम किया मैंने कुछ दिन, विकल्प कोचिंग में, बायजूस में और अब अवंती में, ठीक है, BTech एंड MTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक। इसके बाद क्लास के रूल्स अभी एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। जो मेन रूल है वो है कि क्लास पार्टिसिपेशन। अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब क्लास इंस्ट्रक्टर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि क्लास का माहौल अच्छा रहे और साथ साथ हम लोगों का लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो मोर कंडीसिव टू लर्निंग रहे, ना, ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएँ। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोगों को अपना हैंड रेज करना है। यू शुड कम अप विद आइदर आंसर या फिर डाउट, या फिर कुछ नहीं हो रहा है, मान लो डाउट भी नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट आपका नाम लिया जाए तो आपको बोलना है कि सर ये मुझे चीज़ समझ नहीं आई, आप प्लीज़ बता दो, या अभी मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, अब मैं सोचता हूँ, है ना। तो कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर करना है, ऐसा ना हो कि नाम बोला जा रहा है और आप बैठे हुए हो, है ना। तो भगवान ने आपको 5 के 5 सेंसेस दिए हैं ना, तो यू शुड यूज देम। ये आपका सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, क्लास का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके अलावा आप खाते पीते हुए क्लास लो, सोते हुए क्लास लो, नाचते हुए क्लास लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस एज फार एज दिस इज फुलफिल्ड, ठीक। अब देखो, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाउंडेशन टू कूलम्स लॉ ऑफ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम्स लॉ को पढ़ने से पहले हम एक चीज 11th की रिवाइज करते हैं विच इज वेरी सिमिलर टू कूलम्स लॉ। हाँ, एक ही रूल है, बाकी भी ये रूल ही है ना कि खाते पीते हुए पढ़ो, सोते हुए पढ़ो या नाचते हुए पढ़ो, एक्सरसाइज करते हो, कोई टेंशन नहीं, एक ही रूल है, क्लास में पार्टिसिपेट करना, एक ही फॉलो कर लो तुम लोग। एक में ही नहीं होता है, बोलो देखो, सब लोग क्लास में आते हो, कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एक भी नहीं हो रहा है फुलफिल तुम्हारे से। हंसने हंस ले हो, एक भी फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। अगर एक भी फुलफिल करने लग गए ना तो आपका क्लास में या टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। तो अभी डिस्कस करेंगे, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करना है, वो भी क्लास का रूल ही है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसके बारे में कितने बच्चों को आइडिया है, हैंड रेज करो। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, हाँ, तो अब मुझे बताना है, इसका फॉर्मूला बताओ बच्चे, गिरिजा। Sir, force equal to Gm1m2 by r square. Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, R square. ओके, ठीक है। अब मोनिका ये बताओ बच्चों, इसमें जी क्या है, कैपिटल जी। So gravitational constant. ठीक है, तमनप्रीत क्या है बेटा कैपिटल जी। Sir, same gravitational constant. हर्षदा, The gravitational constant. अरे बार बार पूछ रहा हूँ तो एक गड़बड़ कर रहे हो ना। अनामिका, Sir, same. Universal gravitational constant. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट जो है पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। m1 m2 आर द मासेस ऑफ 2 पॉइंट मास, है ना, 2 पॉइंट मासेस की वैल्यू है m1 m2, और r इज द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट मासेस। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो है, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, उसमें F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। उसकी पहली स्टेटमेंट है कि अगर 2 पॉइंट मासेस गिवन हो, एक m1 और एक m2, these are if they are separated by a distance of r, then क्या पहला बात क्या बोली न्यूटन सर ने कि F is directly proportional to the magnitude of the point masses and F is inversely proportional to r square। इन दोनों बातों को क्लब करके लिखा गया F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते ही ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते ही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया, जिसको बोला क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला जो है ये आया फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर। ठीक, इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला आता है 12th में अभी, जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। उसका फॉर्मूला देखो ऐसा होता है, F इज इक्वल टू, बताओ, 1/4 Q1 r square। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F का फॉर्मूला होता है ये। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। देखो Yes, इनका sir. पैटर्न सेम है, इनका पैटर्न भी सेम है, इनका बिहेवियर भी सेम है, बस कुछ कुछ चीजें अलग रहेगी, वो पढ़ेंगे। पहले हमने इसलिए जी को देखा कि जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसके जैसा सा फॉर्मूला है ये, इनका नेचर सेम है, इसलिए जी आपको रिवाइज हो गया कि हाँ ऐसा कुछ फॉर्मूला था 11th में जिसके बारे में हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, अब जो अभी हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। ठीक है, which law governs the attraction between all objects with mass? Option number D, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी देखा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला है जो गवर्न करता है दो ऑब्जेक्ट के बीच के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, गवर्न्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस। ठीक है, अच्छा सुनो, कमेंट बॉक्स में जाने में दिक्कत आती है, आप हैंड रेज करके तुरंत आंसर बोल दो, है ना, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। तो अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखते ही हैंड रेज करना है अगर आपको आंसर आता है, और हैंड रेज करते ही अनम्यूट करके आंसर कर देना है। ठीक है, सारे बच्चे एक साथ भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर मिल जाएगा। करो, विच फैक्टर अफेक्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू Both A ऑब्जेक्ट्स? and B. बोथ A एंड and B. बी। Both क्या and B. क्या दोनों के मासेस पे डिपेंड करेगा? यस। Yes, sir. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे डिपेंड करेगा? यस। Yes, मास sir. पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। तो डिपेंड तो करेगा ही, तो आप बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हमने रिवाइज कर लिया, तो अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। वी विल अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर प्रॉपर्टी, एक क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करके एक प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज हम क्लास में ये सब करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे, जो चैप्टर जो हमारे सिलेबस है उसके 4 टॉपिक। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी क्या होती है, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इनके बीच में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इतना अगर हमें समझ आ गया तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना पहला जो टॉपिक है वो है चार्ज। पढ़ो बच्चों, चार्ज होता क्या है, क्या लिखा हुआ है, मैटर, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ, इंटरनल या फिर इनबिल्ट या फिर फंडामेंटल, है ना। तो इस इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, या तो इंटरनल बोल दो, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, Inherent property. फंडामेंटल या फिर इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जस्ट लाइक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर 2 होती हैं जो हमने आज तक पढ़ी, क्या, मास एंड वॉल्यूम। anything which occupies some space and have some mass is called as matter.
तो मैटर के अंदर क्या होना चाहिए, इट शुड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा, इट शुड हैव सम मास, तो मास इज आल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। सिमिलरली वॉल्यूम इज आल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो अभी उसी प्रकार से चार्ज इज आल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, अब बताओ कि मुझे मास का पता कैसे चलता है। व्हेन आई होल्ड सम ऑब्जेक्ट तो मुझे मास फील हो जाता है ना, ठीक है। अब चार्ज को फील कैसे करेंगे, चार्ज कैन बी फेल्ट बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है। ए चार्ज्ड बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज्ड बॉडी। तो हमें चार्ज का कैसे पता चलेगा, आइदर तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से कि एकदम से डिस्चार्ज हुआ, शॉक लग गया, इस तरीके से पता चलेगा, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन से हमें पता चलेगा कि टू चार्ज बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर व्हेन दे आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, ठीक है। तो या तो फोर्स अट्रैक्शन का होगा या फिर फोर्स रिपल्शन का होगा, ठीक है। फोर्स होगा, दो चार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो चार्ज जो है, चार्ज इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों स्मॉल लेटर क्यू से, हमेशा स्मॉल लेटर क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरी वॉइस लो आ रही है बच्चों? नो सर। नो सर। और बूस्ट कर देते हैं, अभी अभी सही है? ठीक आ रही है। यस यस सर। तो जो चार्ज है, चार्ज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर क्यू। आपको पूछा जाए अगर सवाल कि कितने टाइप ऑफ चार्ज होता है, एक या दो? दो, दो टू Two टाइप। तो types. होगा पॉजिटिव चार्ज और types, दूसरा sir. होगा Negative यहाँ charge. सबने Negative पढ़ा charge. है, 9th में 10th में 11th में सब पढ़ते आ रहे हैं। चार्ज की कहानी जब से शुरू हुई है उसी समय से पता है कि दो टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, Negative. ठीक है। अब देखो फोर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया कि यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन से हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं, बट पता तो चले कि कौन से टाइप ऑफ अट्रैक्शन या कौन सा टाइप ऑफ फोर्स मिलेगा हमें। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्जेस, इफ द चार्ज टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स आर अनलाइक इन नेचर, एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स जो मिलेगा कौन सा मिलेगा, फोर्स ऑफ Attraction. और अगर यही सेम टाइप ऑफ चार्ज हो, इफ द टू Repulsion. चार्ज लाइक नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा। Positive को. So if the charges are like in nature, then they will experience repulsive force, and if the charges are unlike in nature, they will experience attractive Attractive force. force. ठीक है, समझ गए? ओके, अब आगे बढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ चार्ज, ओरिजिन ऑफ चार्ज देखो यहाँ पे, देखो सुनो, ये था लड़का लड़का और लड़की लड़की की आपस में क्या थी, लड़ाई थी। दो लड़की मिल गई तो लड़ाई कर ली, दो लड़के मिल गए तो लड़ाई कर ली, और जब लड़का और लड़की मिले तो क्या हो गया, अट्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, Repel. ठीक। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ चार्ज, तो चार्ज का ओरिजिन क्या है, व्हाई देयर इज सम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, या किसी मैटर पे चार्ज आता क्यों है, ठीक है। तो उससे पहले समझने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पे। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो एटम के बीच में क्या होता है बच्चों, बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में किस प्रकार के दो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और इस न्यूक्लियस के आसपास वाले स्पेस में, जिसको हम ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स बोलते हैं, वहां पे क्या घूमता हुआ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ पाया जाता है, ठीक है। और बीच में क्या थे, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे। Proton. तो सेंट्रली जो पार्टिकल है, इसका जो सेंटर है, इसमें इसमें यानी न्यूक्लियस में नेट चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. देखो तीन तरीके के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स Electron. एंड इलेक्ट्रॉन्स, Electron. ठीक है बच्चों। अब देखो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये तो आपके कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होते हैं। तो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब इसमें गलती से आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, इसको यहाँ नहीं लिखते, न्यूक्लियस ही पॉजिटिव, न्यूक्लियस जो है उस पे नेट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स पे चार्ज होता है, न्यूट्रल नो चार्ज, न्यूट्रल है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि न्यूक्लियस में पाए गए न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन सब पे क्या हो गया, नहीं, तीन टाइप ऑफ चार्ज नहीं होता, गिरिजा सोच रहे तीन नहीं, टाइप ऑफ चार्ज ओनली टू होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, देयर इज नो चार्ज, है ना। तो नो चार्ज का मतलब कोई वो थोड़ी है कि चार्ज का टाइप है, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स। अब देखो बच्चों, आप सबने बताया कि बीच में जो न्यूक्लियस है उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, क्या मैं एक इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव कर सकता हूँ? Yes, sir. यस, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम को छोड़कर बाहर निकल गया, मैंने थर्मल एनर्जी दे दिया, फोटोनिक एनर्जी दे दी, क्या किया, ये एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। अब बाहर जो आया इलेक्ट्रॉन, उस पे कितना चार्ज होगा बच्चों, नेगेटिव, और फिर एटम पे कितना चार्ज बच जाएगा, Positive. क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर चला गया। देखो पहले इसमें 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन दिख रहे हैं, यस, Yes, sir. Sir. ऑर्बिट्स में इसके इलेक्ट्रॉन भी 3 ही है, Yes, Yes, sir. sir. अब 3 नेगेटिव, पहले कितना चार्ज था इस एटम पे, 3 नेगेटिव 3 3 negative पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0, Zero. नेगेटिव का और 3 पॉजिटिव का, दोनों Positive. मिले तो क्या चार्ज आ गया, 0 आ गया। अब उसमें से मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया कुछ एनर्जी देके, तो इलेक्ट्रॉन तो अपना नेगेटिव चार्ज लेके निकल गया, तो नेट चार्ज ऑन एटम कितना बच गया, Positive. पॉजिटिव 1 है ना, +1, ठीक है। तो इस तरीके दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए एनर्जी देके, तो क्या बचेगा, Plus का 2 चार्ज, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं क्या, चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई एटम इनिशियली न्यूट्रल था, लेकिन अगर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, और इलेक्ट्रॉन एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है कहीं बाहर, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज, और किसी इलेक्ट्रॉन की जगह खाली जगह बच जाए, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ओरिजिन ऑफ चार्ज में सबसे पहला क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, है ना, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर होने वाला चार्ज ही क्या कहलाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सिंबल क्या है, ई के ऊपर माइनस का साइन, ठीक। और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसका सिंबल क्या है, ई के ऊपर प्लस का साइन, ठीक है। तो 2 चार्ज हो गए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, और इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो हम प्रोटॉन को छोड़ देते हैं, हम केवल ले लेते हैं वैल्यू इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज की, क्या है, फिर बोलते हैं कि फंडामेंटल या फिर बेसिक या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द चार्ज इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर पूछा जाए विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, तो क्या बोलोगे, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है एटम में, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया है एक्सेस में, तो क्या आएगा, नेट नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर चला गया तो कौन सा चार्ज आएगा, नेट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। हमने फंडामेंटल यूनिट तो देख लिया, बट एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का, व्हाट इज द एसआई यूनिट, कूलम्स, तो कूलम्स इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, और इसको कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कूलम्स में रिप्रेजेंट करना पड़े, फंडामेंटल चार्ज को अगर कूलम्स में लिखना पड़े, तो क्या आएगा, 1.6 into 10 raised to the power minus
10⁻⁻19 कूलम। 19। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस भी लगा सकते हैं इसके आगे ना, इधर माइनस लगा के ये भी माइनस लगा दो, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है। लेकिन ई की वैल्यू लिखें तो ई को लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें नेगेटिव लगाओगे तो यहाँ पे -1 ही आ जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई पॉजिटिव प्रोटॉन पे लिख रहे हो तो वही सेम वैल्यू है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ आया बच्चों? जिनको समझ आया हैंड रेज कर लो एक बार, जिनको Yes, sir. समझ आ गया हैंड रेज कर लो। ठीक है, मोस्टली बच्चों को आ गया है। अब जिस बच्चे को डाउट है वो अनम्यूट करके पूछो बच्चे। देखो डाउट पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज बताऊंगा, इतना समझ आ गया तो एक दो चीजें और बताऊंगा आपको। सर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब भी चार्ज और इलेक्ट्रॉन हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की बात हो रही है तो माइनस के साथ लेंगे। अगर कहीं हमें ई यूज करना है, ई की वैल्यू, तो फिर 1.6 यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं, अभी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब देखो सुनो बच्चों। सर हाँ जी, सर जो यूनिट ऑफ चार्ज है बस ऐसा यूनिट ही याद रखनी है। यूनिट ऑफ चार्ज है वो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में ही तो है कूलम्स, और इसको पूरा याद नहीं कर लो। नहीं हाँ, नहीं, वो तो याद है, मतलब जैसे इसका सीजीएस भी होता है और भी 3-4 यूनिट है, वो याद करने हैं कि अकेले ऐसा कोई यूनिट जरूरत याद नहीं है, करना सिर्फ ये याद कर लो। जो याद करना है वो हाईलाइट करा दूंगा मैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब ओके और डाउट है बच्चों? नहीं तो फिर मैं बताता हूँ 2-3 पॉइंट। किसी हाँ, और को तो डाउट है? सर आपने स्टार्टिंग में बताया था ना, चार्ज को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ यहाँ कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं ना। कई जगह होगा चार्ज को, अगर कहीं ऐसा मिल जाए कैपिटल चार्ज क्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली हमारा एनोटेशन रहता है वो स्मॉल क्यू रहता है। ये सर। ठीक है, अब सुनो बच्चों, क्या बता रहा था, हाँ, अब 12th हमने स्टार्ट करा है, तो क्या करना है, जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स की नोटबुक नहीं बनाई है, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, वो क्या करेंगे, क्या करोगे, एक नोटबुक बनाएंगे। एक नोटबुक बना लो। नोटबुक ठीक है, बनेगी। तो नोटबुक अगर किसी ने नहीं बनाई है तो, ताकि मैं अगर बोलूं, जैसे मैं अभी बोलूंगा कि ये चीज नोट डाउन कर लो, ये याद करनी है। जिसको याद, मोस्टली बच्चों को याद है आई नो, बट कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको ये याद नहीं है, क्योंकि अगर ये याद नहीं हुई तो पेपर में क्या दिखेगा बच्चों, बताओ? धुआं। धुआं दिखेगा, और धुआं देखने धुआं। नहीं जाएंगे पेपर में, हम पेपर में नंबर स्कोर करने जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, नोटबुक बना लो, जहां मैं बोलूं कि जो चीज नोट डाउन कर करनी है वो नोट डाउन उसमें कर सको। मैक्सिमम एक क्लास के नोट्स एक पेज में बन जाएंगे, एक पेज के भी एक साइड में। ठीक है, और क्वेश्चंस आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। ठीक, थोड़ा बहुत कुछ लिखना हो रफ वर्क टाइप से मार्क करके, और एक पेज के नोट, एक क्लास के नोट एक ही पेज में बन गए। तो अगर हमने एक चैप्टर की मान लो 8 क्लासेस ली, तो 8 पेज में आपके सेल्फ नोट बन गए, 5-6 पेज में शॉर्ट नोट्स आपको मैं दे ही रहा हूँ, उसके बाद क्लास नोट्स हो गए। तो ये सारा सफिशिएंट रहेगा आपको रिवाइज करने के लिए। और जो खुद से लिखा हुआ रहता है ना बच्चों, वो बेस्ट होता है। जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं। बस ये मत करना कि मैं जो जो क्लास नोट्स में ऑलरेडी लिखा है उसको पूरा टेपने मत लग जाना, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। क्लास में केवल समझो, जो नोट डाउन करने के लिए बोलूँ वो नोट डाउन करो, राइट? उसके अलावा हमने कुछ नोटेशंस यूज करेंगे जो मैं यूज करता था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो मैंने वो यूज किया एंड आई फाइंड देम हाईली इफेक्टिव, है ना। तो आप भी एक बार ट्राई करेंगे, क्या पता आपको भी फायदा करे वो चीज, है ना। तो क्या चीज है बच्चों, देखो मैं लिखता था, जैसे मान लो ये है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मैं इसको लिखता था कि इसके साथ में नोट डाउन कर देता था कि के का मतलब है कि ये फॉर्मूला वो है जिसको खून में मिला लेना जरूरी है। मतलब कि विदाउट दिस थिंग आप सॉल्व ही नहीं कर सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब किसी को ये 1.6 याद नहीं है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद नहीं है, वो कैसे सॉल्व करेगा? तो उसके जगह मैं के लिख दे रहा हूँ कि ये तो वैल्यू याद होनी होनी चाहिए। के का मतलब दिस शुड बी रिमेंबर्ड, या इसको रटना बेहद जरूरी है, तो खून में मिल जाना चाहिए इस तरीके से। तो के लिख देता था, हाईएस्ट प्रायोरिटी। इफ आई फाइंड सम फॉर्मूला बुक्स में भी, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या कोई प्रैक्टिस पेपर पढ़ रहे हो, तो वहां भी एक मान लो कोई फॉर्मूला आया और जो आपको याद नहीं है, तो उसको लिख लो एफ और गोला मार दो। तो क्या रहेगा
कि दिस इज अ फॉर्मूला टू बी रिमेम्बर्ड, फॉर्मूला टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रहेगा जब आप उसको बुक को दोबारा पलटोगे या नोट्स को दोबारा पलटोगे या नोट्स में भी एफ लिख लोगे, तो आपको व्हेन यू आर रिवाइजिंग तो आपको याद रहेगा कि दिस इज द फॉर्मूला दैट आई नीड टू रिमेम्बर फॉर द एग्जाम। और के तो वो है जो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, सी लिख सकते हो इफ देयर इज सम कंसेप्ट, है ना, कोई कंसेप्ट है, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद नहीं रुक रही, या कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको लग रहा है कि ये आपको दोबारा एक बार देखना है, तो वहां पे कंसेप्ट की जगह कंसेप्ट टू बी अंडरस्टूड या रिमेम्बर्ड, है ना। तो आपने एक बार पढ़ा, आपको समझ आ गया, फिर सी लिख दिया, रिवीजन के टाइम पे देखा अच्छा ये था, तो फटाफट 2 मिनट में रिवाइज होगा। उसके बाद अगर यू फाइंड सम ट्रिक, कोई मैथमेटिक्स की ट्रिक मिलती है तो यहाँ लिख दो, ऐसे टी लिख दो। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपने सॉल्व एग्जाम्पल देखा जो मैंने डीपीपी सॉल्व कर भेजी आपको, उसमें देखा तो आपने देखा यार ये क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व हो गया, बट मुझे ये ट्रिक शायद याद रखनी चाहिए, तो उसको टी मार्क कर लो, तो ताकि बाद में जब आप उस पर वापस जा रहे हो तो देख सको। ठीक है, उसके अलावा मान लो आपको, देखो अभी मैंने बोला कि क्लास वर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 5 और होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ लगभग 10 क्वेश्चन, तो ये 15 क्वेश्चन अगर आपने करे, ठीक है बच्चों, ये 15 क्वेश्चन करे और आपने देखा कि इसमें से 5 क्वेश्चन जो थे, 5 नहीं, अब आपने देखा मान लो कि 3 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगे आपको या आपसे नहीं हुए फर्स्ट गो में, 5 क्वेश्चन ऐसे लगे जो मॉडरेट लगे आपको, और उसके अलावा कितने बच गए आपके, 7 क्वेश्चन ऐसे लगे जो आपको इजी लगे। तो अब इसको अब जब रिवीजन करोगे तो क्या ये 15 के 15 क्वेश्चन दोबारा करने का टाइम रहेगा आपके पास? नो तो फिर रिवीजन करने के लिए क्या करना है, जब इनको पहली बार सोल्व करो उसी टाइम पे 3 क्वेश्चन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे या बहुत डिफिकल्ट लगे कि भाई ये सोल्व करने में दिक्कत आई, तो ऐसे कर लो, हैश मार्क कर लो, 2 हैश लगा लो उस पर जो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, और एक क्वेश्चन ऐसा लगा कि नहीं ठीक था, मॉडरेट था, अटेम्प्ट कर पाया, बट फिर से रिवाइज करना इसको ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तो चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं या पढ़ रही हूँ, बट 1-2 चैप्टर और कर लूंगा तो फिर ये मॉडरेट वाला क्वेश्चन भी मेरे दिमाग से निकल जाएगा। तो क्या करना है, इस पे 1 हैश मार्क लगा लो, और जो इजी लगे उनको कुछ मत करो। तो आपके देखो कितने क्वेश्चंस पे मार्किंग हो गई, 8 पे, 8 क्वेश्चन पे आपने मार्क कर लिया। अब अगर आपके पास पूरा टाइम है रिवीजन का तो आप 8 के 8 सवाल कर लो, अगर पूरा टाइम नहीं है, ये लग रहा है कि नहीं टाइम कम है रिवाइज करना, तो कौन से वालों को टारगेट करोगे, वेरी जो हाई थे, इम्पोर्टेंट। है ना। 5 वालों को भी टारगेट कर सकते हो, अगर आपको लगे कि नहीं भाई डिफिकल्ट वाले तो आज भी नहीं होंगे, मॉडरेट वाले रिवाइज कर लेता हूँ, क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, तो या तो इनको कर लो बिना सिंगल हैश वालों को, और लगता है नहीं ये सिंगल हैश वाले मेरे 1-2 रिवीजन हो चुके हैं चैप्टर के, ये तो हो ही जाएंगे, तो 3rd-4th रिवीजन अगर मैं कर रहा हूँ चैप्टर का तो मैं सिर्फ टफ वाले क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा, तो मेरा रिवीजन का जो प्लान है वो ऑलरेडी लेट डाउन रहेगा। तो अब क्या क्या समझ आया बच्चों, पहला तो फिजिक्स की नोटबुक होनी चाहिए, और उसके अलावा ये ट्रिक आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो, मान लो KFCT मैंने यूज किया, आप कुछ और यूज कर सकते हो, बट जो भी यूज करो दैट यू कैन यूज थ्रू आउट, है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सब में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों को आदत होती है अपनी बुक को बिल्कुल नया रखने की, है ना, कि बुक में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बुक में तो बिल्कुल मार्क ही नहीं करूंगा, तो उससे क्या फायदा होता है बताओ, कुछ नहीं। बताओ, बुक को साफ सुथरा रखने से कोई फायदा है? नो सर, नो सर। नो सर। कोई बच्चा सोचता है कि No, बुक को sir. साफ सुथरा रखूंगा तो एकदम बढ़िया रहेगी, अरे उसी प्रकार से तुम्हारा दिमाग भी साफ रह जाएगा, दिमाग भी खाली रह जाएगा। वो बुक आपको इस्तेमाल करने के लिए मिली है तो उसको यूज करो, उसको खाली साफ सुथरा मत रखो। बुक है तो उसमें अंडरलाइन कर रहे हो तो कर लो भैया, अगले साल तो रद्दी में बेच दोगे तुम लोग, समझ रहे हो। तो इसलिए उसको पढ़ के अच्छे से यूटिलाइज करो, तो बुक में ही मार्क कर लो ये सारी चीजें, अगर बुक से पढ़ रहे हो तो बुक में ही अंडरलाइन कर लो, तो अगले साल तो कोई पढ़ने वाला है नहीं उसको, जब इसी साल नहीं पढ़ पाओगे तो अगले साल तो जरूर पढ़ोगे, है ना। जिस काम के लिए ली है वो उसी समय यूज नहीं हुआ तो अगले साल तो कुछ यूज होने वाला उसका है नहीं। तो बेटर यूटिलाइजेशन ये है कि बुक्स में पढ़ रहे हो तो कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो या कोई कोर्स बुक है या कोई PYQ की बुक है तो उसमें वहीं के वहीं अंडरलाइन कर लो, जो भी बुक आप यूज करते हो, कोई टेंशन नहीं है, ताकि आप रिवीजन करो तो आपको पूरा अच्छे से वो कवर हो जाए।
तो बेसिक चीजें हमें समझ आ गई हैं, तरीका हमें समझ आ गया है। फिजिक्स की नोटबुक हमें बना लेनी है, नहीं बनाई है तो। और उसके बाद हम E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये लिख लेंगे अपनी कॉपी में। लिखो इसको। सर हो गया। हो गया जी। हो गया सर। ये भी लिख Yes, लो, sir. P Yes, पॉजिटिव sir. इज इक्वल टू +1 E और इसकी वैल्यू ये होती है, E नेगेटिव इज इक्वल टू -1E और इसकी वैल्यू ये होती है। लिखो इसको भी। चाय पीते हो? चाय नो सर। भी चाय नहीं कभी पीते? कोई सर है पीते चाय हैं का यस शौकीन सर। आदमी? है कोई? सर कभी यस कभी सर। पीते हैं। यस कैसे सर। लोग हो यार तुम जो चाय नहीं पीते हो यार? कौन से गोले से आए हो? हम पीते हैं। पीते हैं ना। देखो चाय पीने वालों से पूछो कि चाय ना पीना कितना दुखदायक होता है। ठीक है। यस सर। जो चाय यस पीते सर। हैं ऐसा लगता है कि ये कौन से लोग हैं जो चाय नहीं पीते। यस सर। ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अरे नहीं पीते तो नहीं पीते, अच्छी बात है, दूध पियो, बढ़िया है ना। चाय पीना कोई इतना बढ़िया चीज भी नहीं है। हाँ, तो बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? क्वांट ऐसे लिखो, हेडिंग लिखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जहां भी लिख रहे हो लिखो एक बार, और फिर एक चित्र ड्रॉ करो। ऐसे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। सर और इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके और लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर क्वांटाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो यही लिख रहा हूं मैं। ही पे नहीं पे छोटा ई की मात्रा आती है कि बड़े ई की? बड़ी। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ेंगे नहीं, नहीं। इलेक्ट्रॉन के टुकड़े हम नहीं करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, है ना। उसके अंदर केवल इंटीजर्स को काउंट करेंगे। क्वांटाइजेशन, है ना, क्वांटिफिकेशन। लाइट जो एनर्जी होती है किस में आती है? इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास। क्वांटास का मतलब होता है बच्चों कि जो कंटिन्यूअस ना हो, डिस्क्रीट हो, है ना, टुकड़ों में हो, है ना। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं कि 1 किलो पानी मेजर करना है, 1 किलोग्राम वाटर, और दूसरा बोलूं 1 किलोग्राम ग्लास मार्बल्स। ग्लास मार्बल मतलब कंचे की बोल। तो यस सर। अब इनको मेजर करने का प्रोसेस क्या होगा? देखो, जिन्होंने पूछा क्वांटाइजेशन क्या होता है वो समझो। एक तरफ 1 kg का आयरन का बट्टा रख लिया मैंने, और दूसरी साइड क्या करूंगा? अब पानी मेजर कर रहा हूं तो जग से पानी धीरे धीरे उसमें गिराता जाऊंगा तराजू में। जब वो 1 किलो हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। समझ गए? तो अब पानी का जो फ्लो था मेजरमेंट करते टाइम वो कंटिन्यूअस था कि डिस्क्रीट था? कंटिन्यूअस था। यस सर। तो ये वाला क्वांटाइजेशन इसको नहीं बोलते, इसको बोलते कंटिन्यूअस। अब क्वांटाइजेशन क्या होगा? देखो, अब कंचों का वेट मेजर करना है तो मैं कांच का कंचा एक डालूंगा, फिर दूसरा डालूंगा, फिर तीसरा। इसमें कंटिन्यूअस है कि स्टेप्स में है? स्टेप है, डिस्क्रीट है ना। तो अब कंचा फोड़ के थोड़ी मेजर करोगे, नहीं, साबुत रखोगे, एक एक करके डालते जाओगे। अब देखो ये है डिस्क्रीट फ्लो ऑफ, या जिसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड फ्लो, है ना। जिसको हम बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स में भी ऐसी आती है। सोलर एनर्जी ऐसी आती है कि आई एक पैकेट आया फिर दूसरा आया, यानी कि एक एक करके आता है, जैसे कंचों का वजन मेजर करे। तो क्वांटाइजेशन का फील आपको आ गया। अब जो चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जब चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन को टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे। जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, 5 गए, मतलब इंटीजर मल्टीपल्स में ही जाएगा, है ना। ऐसे नहीं जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन या 2.51 इलेक्ट्रॉन, 2.52 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा होता तो कंटिन्यूस फ्लो होता चार्ज का, बट ऐसा नहीं है। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, ऐसे जाएगा। समझ आया? तो ये है, हाँ। यस। अब इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन आपको समझ आया। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से प्रैक्टिकली पॉसिबल चार्जेस देखो ये हो सकते हैं। 1E हो सकता है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स,
चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली चार्ज ऑन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। अगर प्रोटॉन्स की बात करें पॉजिटिव तो 1p चार्ज ऑन 2 प्रोटॉन्स, चार्ज ऑन 3 प्रोटॉन्स, या फिर एब्सेंस है ना, प्रोटॉन पे चार्ज का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट फ्रॉम द एटम, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट फ्रॉम द एटम, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पॉसिबल चार्जेस। क्या चार्ज इस तरीके के चार्ज पॉसिबल हैं? ये भी No, पॉसिबल है कि नहीं? No, sir. क्यों? क्योंकि ये सर बोल रहा है बिकॉज इंटीजर नहीं है। चार्ज ऑन हाफ इलेक्ट्रॉन, क्या हाफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं है। नो No, sir. तो बोला ना कि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ेंगे नहीं, हम केवल क्वांटाइज फॉर्म यानी इंटीजर मल्टीपल्स मिलेंगे। क्या 7/4 पॉसिबल है? नो No, सर sir. नहीं है। No, sir. क्यों? क्योंकि ये 7/4 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा और एक इलेक्ट्रॉन का 3/4 पार्ट, तो 3/4 पार्ट तो पॉसिबल है नहीं, तो ये भी पॉसिबल। 2/3 पॉसिबल है? नहीं है। No, नो sir. सर तो दीज आर इम्प्रैक्टिकल चार्जेस, है ना, चार्जेस ये इम्प्रैक्टिकल है, और वो ऊपर वाला क्या था, प्रैक्टिकल चार्जेस थे। तो हमेशा जब टोटल चार्ज की बात कर रहे हो, क्यू इज नथिंग बट इट इज n टाइम्स ई, चार्ज ऑन इन इलेक्ट्रॉन, और n क्या है, n इज एन इंटीजर, इंटीजर Number of. हाँ ना। द चार्ज एन ऑन ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मतलब इट विल बी इंटीजर, या तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, या -1 -2 -3 -4, या 0, इन सब नंबर्स का ही कम्बिनेशन हो सकता है। माइनस है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, और पॉजिटिव है तो मतलब प्रोटॉन्स की बात। प्रोटॉन। ठीक है, तो इसी में क्वांटाइजेशन जहां लिखा हुआ लिख लो, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर n इज एन इंटीजर। Yes. लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलो अब ये क्वेश्चन करो, पोल में आंसर करना है, ठीक है, पोल में इसका आंसर करना है, करो। Sir, हाँ सर जी जो बोल। MC या MC वो मिली कूलम। हाँ, मिली कूलम्स है, mc इज इक्वल टू मिली कूलम्स। अब जिनको मिली नहीं पता वो क्या कर रहे थे आज तक, है ना। देखो, mc इज इक्वल टू 8 mc इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ कूलम्स। जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है ना, मिलीलीटर मिलीमीटर, वैसे तो होता है। तो ये है, ठीक है। तमनप्रीत ने तो फिर भी बता दिया। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये mc क्या है, मैं पूछता हूँ क्या है तुम बताओ, तो वो बोलते नहीं पता। तो अभी देख लो, 8 mc इज इक्वल टू दिस। अब पोल में आंसर करना है, ठीक है। एक बच्चे ने आंसर किया, किसने किया अभी? सिद्रा ने आंसर कर दिया। किसने किया? सिद्रा। अच्छा, किसने आंसर किया अभी? जस्ट सबसे पहले आंसर किसने किया? चलो करो सब बच्चे, है ना। अनामिका, ओके। चलो बच्चों करो, इसका आंसर बताओ मुझे, पोल में आंसर करते हैं। जो बच्चे क्लास छोड़ के जा रहे हैं ना, या तो पूरी क्लास अटेंड किया करो या आया ही मत करो, है ना। कम से कम ये तो रहे कि आए ही नहीं तो कोई बात नहीं, तो बीच में छोड़ के भाग जाते हैं उनका कोई फायदा नहीं है। पतली गली से बेटा नंबर भी कम आएंगे फिर, नंबर भी नंबर भी पतली गली देख के निकल जाएंगे, फिर कहोगे हाँ ये धुआं कहाँ से दिख रहा है मुझे, ये धुआं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं ना अर्जुन, तो बोलेंगे हे पार्थ ये धुआं कहाँ से दिख रहा है। अर्जुन बोलेंगे हे पार्थ इस रथ को बर्बादी की तरफ ले चलो, तो ले चलेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को पूरी क्लास अटेंड करनी है रे, टिके रहो। यही तो समय है जब पता चलेगा कि रुके रहना है, जमे रहना है, पढ़ाई करनी है ना। नींद सबको आती है, गला सबका सूखता है, पर डर के आगे जीत है रे, है ना। तो पढ़ाई करो, आंसर दो। सर समझ नहीं आ रहा।
किसको समझ नहीं आ रहा बताओ? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई समझ नहीं आ रही? क्वेश्चन समझ सर क्वेश्चन समझ सुनो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन सुन लो, जिन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैक्सिमम बच्चों ने तो सही आंसर दे दिया है इसका, बाकी सब लोग जो गलत कर रहे हो ना उनको भी रख देंगे अभी। A body has acquired a charge of 8 millicoulomb after it was struck by a lightning during a thunderstorm। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था, उस पर बिजली गिर गई और बिजली गिरने के बाद 8 मिलीकुलम का चार्ज उस पर आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी? ठीक है बच्चों, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, इनिशियली उसमें उसके एटम या मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी वो बराबर थी, तो इसलिए नेट चार्ज 0 था। अब जैसे ही बिजली गिरी तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव? बताओ। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव 8 मिलीकुलम है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई घट गई बिजली गिरने के बाद? घट गई। घट गई। तो प्रोटॉन्स की संख्या थी वो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, तभी तो नेट चार्ज पॉजिटिव आया। तो बिजली गिरने के बाद उस ऑब्जेक्ट में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। यस, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो उसमें नेट चार्ज आ गया। अब यही तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जब टोटल चार्ज 0 था बिजली गिरने से पहले, तो डिफरेंस कितना था बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में? क्या दोनों बराबर थे? तो 0 था डिफरेंस। फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो अब डिफरेंस कितना हो गया? 0 n हो गया, n ही हो गया बच्चों, n हो गया ना। जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उतना ही डिफरेंस। मान लो 100 प्रोटॉन थे और 100 न्यूट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन एंड 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो 100 प्रोटॉन एंड 100 इलेक्ट्रॉन्स मींस 0 था, 100 माइनस 100। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स मान लो निकल गए, तो डिफरेंस कितना हो गया? 100 माइनस 90, 10। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर गए वही है डिफरेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब करो फटाफट और आंसर दो मुझे। जिन बच्चों का ऑप्शन ए, बी और सी है वो बच्चे दोबारा ट्राई करो। कल से तुम सब बच्चों की अटेंडेंस में खुद लगाना स्टार्ट करूंगा। तो जो बच्चे बीच में आते हैं ना, आए फिर बीच में निकल गए, फिर से आए फिर निकल गए, तो जो तुम नींद का गेम खेल रहे हो पकड़े जाओगे बेटा। ठीक है, जो गोलू पन्ने में आते हो कैसे, हाँ कुछ तो पढ़ाई हो रही है, फिर चले गए, फिर से चलो पानी पी आता हूँ, चलो कुछ खा ही लेता हूँ, है ना। हाँ जी तमनप्रीत पूछो। सर जैसे ये था, ये सर समझ में तो नहीं आया था, पर फिर भी आंसर निकल गया और सही निकला था, पर ये हो कैसे गया वो समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चे, इंग्लिश जो था ना, इंग्लिश की वजह से नहीं आ रहा स्टार्टिंग में समझ, बट आ जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो करोगे 10-15 क्वेश्चन, तो 5-6 नहीं आएंगे समझ, बट वो इवेंचुअली आ जाएंगे। एक बार नहीं आए तो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, सब बच्चे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन मान लो एक समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने 15 ट्राई करे, इसलिए बोला जाता है नहीं बेटा नहीं आ रहे तब भी ट्राई करो। तो ट्राई करने से क्या होगा, पहली बार में आपके 5 निकल आएंगे, फिर उन 5 क्वेश्चंस को करके आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ चल क्या रहा है खेल, फिर और दोबारा ट्राई करोगे तो 2 4 5 6 और निकल जाएंगे, ऐसे होएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखा है बट अभी आपने इसका सोल्यूशन समझ लिया, अब सिमिलर टाइप का दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लोगे उसको, है ना। तो ये है तरीका, जरूरी नहीं कि पहली बार में ही समझ आए, बट आ जाएगा। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, हाँ सर मैंने पूछना था कुछ। हाँ मोनिका। सर मैंने ना Q इज इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला यूज किया तो मेरा भी आंसर उससे आ गया था, तो वो हाँ ठीक था। हाँ वही है ना, वही है फॉर्मूला, वही यूज होगा Q इज इक्वल टू एन। पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, बस ये समझने वाली बात क्या बोल रहा हूँ मैं, यही तो बोल रहा हूँ कि इनिशियली जो न्यूट्रल एटम था उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है ना, तभी तो न्यूट्रल है। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इनिशियली 100 थे, 100 प्रोटॉन थे और 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो 100 माइनस 100 0 चार्ज था। 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो चार्ज कितना आया, चार्ज 10 पॉजिटिव आ गया ना, है ना। तो 100 माइनस 90
जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है 100 माइनस 90, तो कितना बचा 10। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतना ही डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, तो बस वही है, इसलिए Q इज इक्वल टू NE से आपका आंसर सही आया है, कोई टेंशन नहीं। ये आपसे स्टार्टिंग में पूछ लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन, तभी तो 8 × 10⁻³ आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव है भैया, ये कोई -3 देख के नेगेटिव वैल्यू ना समझ बैठे, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसलिए जो ऑप्शन ए और सी आया है वो क्वांटाइजेशन को ही वायलेट कर रहा है। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए क्या है, 5 × 10⁻⁻16 -16 है। तो इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो ये 1 से बड़ी है कि छोटी है, छोटी है। 1 से बहुत छोटी वैल्यू है। तो यस क्या सर। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नो नहीं, सर। इंटीजर होना चाहिए। तो आपको मैं बोलूं तो ये ऐसा आएगा 0.0015 बार 0 आएगी और फिर 5 आएगा। तो इतना छोटा टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है? नहीं है। तो ये क्वांटाइजेशन को वायलेट कर रहा है। ऑप्शन सी देखो, ये आएगा 0.0015 बार ऐसे और 0.1, ठीक है, तो ये भी क्वांटाइजेशन को वायलेट कर रहा है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से ही सही हो सकता था और ऑप्शन डी सही है यस सर। सॉल्व करने के बाद, ठीक है। Yes. किसी बच्चे को इसके सॉल्यूशन में दिक्कत है तो मैं करूं सॉल्यूशन? कर देते हैं। यस सर। चार्ज है आपका 8 × 10⁻³ और ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 × 10⁻⁻19। तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस ही बताना है बच्चों। तो कैसे बताओगे? इसकी वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका होगा 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। तो कर लो, 1.6 1 जा 1.6, 5 जा 8, तो ये आ गया 5 × 10⁻³ × 10⁻19। तो इसको सॉल्व करोगे 5 × 10⁻16 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो एक क्वेश्चन हो रहा है, ये और करो। विच मेथड ऑफ चार्जिंग इज यूज्ड फॉर गिवन चार्ज? ये मेथड ऑफ विच मेथड ऑफ चार्जिंग इज यूज्ड फॉर गिवन चार्ज, इसको भी पोल में करेंगे आंसर। अभी देखो 24 बच्चों ने आंसर किया है और स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो ये जो नाकारा स्टूडेंट आंसर नहीं कर रहे ना, रुक जाओ, तुम सबसे आंसर कराना है मेरे को, है ना, और मत करो 2 दिन। वैसे मैं तुम्हें नहीं बोल रहा बच्चों ये बात, लेकिन फिर भी एक कहावत है ना, सुनिए आपने, कौन सी कहावत है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बातों से नहीं। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा भाई, लेकिन तुम्हें मैंने किसी को ये बात बोली नहीं, मैं जस्ट एक कहावत याद दिला रहा हूँ कि 24 बच्चों ने वोट किया है और कहावत है ही, ठीक है। तो चलो कुछ बच्चे छोड़ गए, देखो फिर से अभी इतना बोलने के बाद भी निकल लिए पतली गली से। नहीं होना सेलेक्ट तो नहीं करा सकता कोई, देखो सिंपल सी बात है, सवाल करो। अब धीरे धीरे इन बच्चों को ना जो पतली गली से निकल रहे हैं इनके नाम हाईलाइट हो जाएंगे, बस फिर उन पे ध्यान देना छोड़ देंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं पे मेहनत करेंगे। इनडायरेक्ट नहीं बच्चों, डायरेक्ट ही बोला है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कोई इनडायरेक्ट नहीं है। और जो नहीं मानेंगे तो लाते पड़ेंगी। लाते पड़ेंगी जो नहीं मानेगा उस पर। हाँ करो, सॉल्यूशन निकालो। विच मेथड ऑफ चार्जिंग, अभी मेथड ऑफ चार्जिंग स्कूल में तो पढ़ लिया होगा आपने, यहाँ नहीं पढ़ा है, बट बताओ Yes, कौन सा sir. मेथड ऑफ चार्जिंग यूज कर सकते हैं इसको करने के लिए? सर नहीं पढ़ा है। सर पढ़ा है लेकिन ये फॉर्मूला नहीं बताया, मतलब इसको कैसे निकालना है कि किस वाले से Oh कर my निकालनी है। gosh, देखो क्या कर रहे हैं बच्चों हो। अब मैं बोलूँ एग्जामिनर फिरकी ले रहा है, चार्ज को देखो, क्या ये चार्ज पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नो सीधा ये सर। देखो। क्या पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल? या सर पॉसिबल ये बहुत ज्यादा छोटा है बिकॉज, तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, इससे छोटा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है?
1.6 1.6 वो तो इससे भी छोटा है, पॉसिबल है वो। कौन बच्चा इसको इज्जत से समझाएगा इसका आंसर? हाँ अपूर्वा बताओ बच्चे। सर पहले इसमें फॉर्मूला इसमें दिया है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, अगर देखें तो यही दिया है क्वेश्चन में कि क्या ये हाँ चार्ज पॉसिबल है, यस। हाँ हाँ, तो इसमें देखें तो Q की वैल्यू दी है, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6, तो इससे हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए तो उन्हें कैलकुलेट करके 3/2 आया, जो कि हाँ पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, इसमें चार्ज नहीं आ सकता, इंड्यूस नहीं हो सकता। समझ आया बुद्धू बच्चों? यस सर। यस क्या सर। बोल रहा था ये इसको मेथड ऑफ चार्जिंग से मतलब ही नहीं है, ये तो पूछ रहा है कि वेदर दिस चार्ज इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे इतना चार्ज के लिए? 1.5, 1.5। तो 1.5 पॉसिबल है? नो सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वायलेट कर देगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वायलेट कर देगा। तो देखो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंदर कितना डिफरेंस है, 2.4 इंटू 10⁻⁻19। तो चार्ज आपको गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई, तो 1.5 चाहिए। अब 1.5 इलेक्ट्रॉन्स जो है कम होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, पॉसिबल नहीं है यार, 1 हो सकता था या 2 हो सकता था। तो दिस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज चार्ज शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आइदर चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो इसके आसपास वाले दो चार्ज हो सकते थे, एक तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या तो ये होता मिनिमम पॉसिबल चार्ज, या 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इनके बीच में है ये वैल्यू, 1.6 और 3.2 के बीच वाली वैल्यू है, पॉसिबल ही नहीं है, इधर तो ये वाला होगा या फिर ये वाला। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, डिस्क्रीट कंटिन्यूस नहीं है, चार्ज हमेशा स्टेप्स में आते हैं। तो 1.5 था इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ। अब जिस बच्चे को जेन्युइनली समझ नहीं आया तो कौन सा मेथड यूज होगा चार्जिंग के लिए? कोई भी मेथड यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये चार्ज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कौन बच्चा है जिनको जेन्युइनली अभी समझ नहीं आया, अनम्यूट करके पूछो जिसको समझ नहीं आया ये जेन्युइनली। वो मेरे को समझ में नहीं आया था क्योंकि ये मेथड्स मतलब पहली बार सुन रही हूँ नहीं अभी चार्जिंग अभी करने। आ गया कि नहीं, अब आया समझ? हाँ सर अभी आ गया। एक्सप्लेनेशन के बाद कौन से बच्चे को ऑप्शन डी सही नहीं लग रहा है? ठीक सर है, आपने बोला कि उसकी वैल्यू 1.5 आएगी तो मतलब कौन सा भी चार्ज अप्लाई नहीं करेगा, अगर उसकी वैल्यू 2, 3 आ सकती है तो फिर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो फिर सभी से हो सकता है, फ्रिक्शन से भी आ सकता है, कंडक्शन से भी आ सकता है, इंडक्शन से, कोई सा भी चार्ज का मेथड यूज करो चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके सर। वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं गया होगा स्कूल में इस तरीके का, क्योंकि चार्जिंग मेथड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग और चार्ज प्रोड्यूस्ड इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये मेथड सारे अलग अलग है या एक जैसे ही है? अलग अलग है, अभी पढ़ाएंगे आपको, ये मेथड्स भी पढ़ाएंगे, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, थर्मियोनिक और ओके सर। फोटोनिक, है ना। चलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अभी हमें क्वांटाइजेशन समझ आया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और समझते हैं, है ना। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? चार्ज कैन नाइदर, अच्छा तुम बताओ, छोड़ो इससे पहले, कंजर्वेशन ऑफ मास किसको पता है? हैंड रेज करो, कंजर्वेशन ऑफ मास। मोनिका बताओ बच्चे। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, पूरा नहीं बताया आपने, गिरिजा पूरा बताओ। चलो तमनप्रीत से पूछते, तमनप्रीत पूरा बताओ। Mass can neither be created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another. फंस गए, शाबाश। ठीक है, क्या सही बोला इन्होंने? नो मैंने गलत अरे तमनप्रीत सुनो, मास का एक फॉर्म होता है कि बच्चे मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं? सर, एक ही एक ही फॉर्म फॉर्म होता मास होता तो है। मास है। होता सर है पढ़ा यार। लिए था। यही तो पूछना था, शाबाश तमनप्रीत को फंसा लिया मैंने आज। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अब इनको अपनी प्रॉब्लम जो इन्होंने बोला अब इनको एहसास हो चुका है, ऐसे इसलिए तो बोल रहा था मैं कि हम रटते हैं ना मजे में, मैं खुद बोल देता हूँ यार कई बार, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। तो ऐसे बोलेंगे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी, इट नहीं कैन होगा, नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसका फॉर्म सेम ही रहेगा। तो मास का कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब बताओ एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तमनप्रीत आप एनर्जी कैन बताओ। नीदर नहीं तमनप्रीत को तो, Electron हाँ neither
energy can neither be created nor be destroyed but can be transformed from one form to another. टू अनदर। ठीक है, चलो तमनप्रीत से इसलिए पूछा क्योंकि इनको बुरा ना लगे कि सर ने मजे ले लिए मेरे, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है नहीं सर। तो energy can neither be created nor destroyed but it can be converted from one form to another or it can be transformed from one form to another। ठीक है, सिमिलरली चार्ज का देखो, a charge can neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one object to another। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता ना क्रिएट कर सकती। ठीक है, तो नेट चार्ज या टोटल चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, या बोले तो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर सकते, चार्ज पार्टिकल क्रिएट नहीं कर सकते, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे मैं बताता हूं आपको, ये आप समझो कि ये आपका एक सिस्टम है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पार्टिकल्स रखे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पार्टिकल्स रखे हैं। पार्टिकल ए पर, पार्टिकल ए हाईलाइट कर देते हैं, पार्टिकल ए पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं बच्चे, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, पार्टिकल बी पर भी 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। इनसाइड दिस आइसोलेटेड सिस्टम, इनसाइड दिस आइसोलेटेड सिस्टम टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 6 और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 6। ठीक है, तो इसके अंदर अब यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम तोड़ेंगे नहीं, है ना, इनको हम इंटैक्ट रखेंगे। तो ये इनसाइड दिस आइसोलेटेड सिस्टम कैन दिस इलेक्ट्रॉन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बी से ए पे आ जाएगा, ए से बी पे आ जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़ना संभव नहीं है, डिस्ट्रॉय करना संभव नहीं है। तो इसलिए बोला गया कि इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान की वजह से चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट ए से जंप कर ऑब्जेक्ट बी पे आया तो ऑब्जेक्ट बी पे चार्ज माइनस ई हो गया और ऑब्जेक्ट ए पर प्लस ई हो गया, है ना। तो प्लस ई बोल दो या फिर बोल दो प्रोटॉन पे पॉजिटिव का साइन। ठीक है, माइनस ई बोल दो या फिर बोल दो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो सेम ही बात है। अब मुझे समझ आया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, समझ गए। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि टोटल चार्ज, अब मेरी डेफिनेशन सुनना, टोटल चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम इज 0। क्या ये सही है? यस। नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, गलत बात। कंजर्वेशन लॉ पढ़ो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ो। A charge can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another. तो इसका मतलब आया कि total charge inside an isolated system remains constant, not zero, constant। भाई देखो, ये तो मैंने दो ऑब्जेक्ट बोले, अगर इसी आइसोलेटेड सिस्टम में मैं बोल देता कि यार दो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है, तो क्या जीरो होता? नहीं यार, -2 हो जाता, है ना। बट जो रहता वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं है, ना ही प्रोटॉन को तोड़ना संभव है। ठीक है, या ना इनको डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है। तो क्या हो गया कि टोटल चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट, जीरो होना जरूरी नहीं है, जितना भी रहेगा बट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नया चार्ज बनाया नहीं जा सकता, पुराना चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अगर नया नहीं बन पा रहा और पुराना डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, इसका मतलब टोटल चार्ज इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, अब कौन बच्चा बताएगा मुझे परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल, आइसोलेटेड सिस्टम का परफेक्ट एग्जांपल? हैंड रेज करो, थर्मोडायनेमिक्स में याद करो, पढ़ा होगा। मोनिका। सर न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस नहीं, सर अभी यूनिवर्स। तमनप्रीत। सर एक पढ़ा तो है सर, पता नहीं आइसोलेटेड है कि नहीं, पर बुक में था वो पढ़ा। बताओ। सर उसमें बताया था कि अगर एक ग्लास रॉड है, उसको हमने सिल्क से रब किया तो ना 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 क्या ना 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 ना, छोड़ दो भाई, छोड़। गिरिजा आप बताओ। सर थर्मोप्लास्ट। थर्मोफ्लास्क इज ए अप्रोक्सीमेट एग्जांपल। यूनिवर्स
यूनिवर्स इज अ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सिस्टम जब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि सिस्टम सराउंडिंग्स एंड सिस्टम बाउंड्री, यही होता है ना। सिस्टम अपने साथ एनर्जी जो है एक्सचेंज करता है सराउंडिंग्स के साथ। क्या यूनिवर्स के लिए कोई सराउंडिंग्स है? नहीं है। पूरा यूनिवर्स अगर आपने इकट्ठा काउंट कर लिया तो उसकी सराउंडिंग्स ही नहीं है। और सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज एनीथिंग विद सराउंडिंग बिकॉज सराउंडिंग्स आर नॉट देयर, सराउंडिंग्स है ही नहीं। तो इसीलिए यूनिवर्स को क्या बोला, एवरी फिजिकल थिंग्स अगर इकट्ठी करके बोल दिया जाए कि फिजिकल यूनिवर्स इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जो अपने सराउंडिंग्स के साथ हीट एंड मास एक्सचेंज ना कर पाए। तो भाई हीट एंड मास एक्सचेंज तब तक तो करेगा तब तक सराउंडिंग है, सराउंडिंग्स ही नहीं तो एक्सचेंज किसके साथ करेगा? तो इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल यूनिवर्स है। अगर बुक में या क्वेश्चन में दिया जाए कि भाई इन द आइसोलेटेड सिस्टम दीज टू पार्टिकल्स आर देयर, जैसे ये, तो वही मान लेंगे। अदरवाइज यूनिवर्स इज द एग्जांपल ऑफ ए परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। समझ आया बच्चों? यस ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल, यहाँ सिमुलेशन से स्टार्ट करेंगे, सारा रिवाइज हो जाएगा इसके बेसिस पे। गिरिजा डाउट पूछो बच्चे। ठीक है, क्विज कर लें जाने से पहले एक फटाफट। ये फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाला क्विज आ गया है। तो फास्टेस्ट फिंगर का मतलब ये है कि अनम्यूट करो और फटाक से आंसर बताओ। ठीक है, चलो। विच सबएटॉमिक पार्टिकल कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज? protons and प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की न्यूट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। विच इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। शाबाश, ठीक है। व्हाट इज द एलिमेंट्री चार्ज रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट पॉइंट? एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज कौन सा था? वन इलेक्ट्रॉन चार्ज one electron. वन इलेक्ट्रॉन। वैल्यू क्या थी? 1.6 इंटू 1 कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। According to law of conservation of charge, what It happens to remains the total constant. electric charge? Constant. It Remains becomes constant. It remains constant. Remains constant. सर कांस्टेंट नहीं होगा? it remains constant। अच्छा, Constant. ऑप्शन डी, किस बच्चे को ऑप्शन डी भी सही लग रहा है? No, sir. नहीं ना, ठीक है। तो it remains constant। ठीक है बच्चों। An object has charge of -3 elementary charges. How many excess electrons does it have? 3. 3 sir. 3 elementary charge, तो 3 into 1.6 into 10 की पावर -19 है। ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब ये होता है ना 1.6। तो कितने इलेक्ट्रॉन Yes, sir. ज्यादा है? 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा क्यों है? क्योंकि चार्ज नेगेटिव। चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव है, माइनस है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इसके बाद की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। आज की क्लास का सबको समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके Yes, बेसिस पे sir. जो क्लास वर्क के क्वेश्चन है उनको ट्राई करना, मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में अलोंग विद दिस नोट्स। उन क्वेश्चन को आज ही ट्राई करना बच्चों। जितने क्वेश्चन Yes, हो जाए sir. अच्छी बात है, नहीं होंगे हम क्लास में करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। और अब सुन लो, जो बच्चे इरेगुलर थे क्लास में वो रेगुलरिटी बढ़ाओ। 12th को अब सीरियसली स्टार्ट कर लो। जो बीत गया वो बात गई, अब नया शुरुआत है, उसको अच्छे से करना है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो जो बच्चे ड्रॉप करना है जिनको ड्रॉप कर जाओ, जिनको डाउट है वो रुक जाओ।